हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राउज एकेडमी भोपाल। नमस्कार आप सभी लोगों का राउज एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज का ये जो सेशन है बेसिकली इस चीज को लेके है कि इस बदले हुए एमपीपीएससी सिलेबस में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा सवालों को सही करते हुए एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर एमपीपीएससी मेंस एग्जाम हो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाना है। ठीक है, तो इस सेशन को आपको थोड़ा सा पूरा देखना है, अंतिम तक देखना है। और क्योंकि यहां पर हम हर वो चीज डिस्कस करेंगे कि आखिर सिलेबस में कौन से बदलाव हुए हैं, बदले हुए सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सोर्सेस प्रेफर करना है, पढ़ाई करने का तरीका कैसे होना चाहिए, तो उन सभी बातों पर यहां पर हम डिस्कशन करने वाले। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो सिलेबस की ही बात कर लेते हैं कि आखिर इस साल सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो देखिए ये तो एमपी जीके का सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर एक्चुअली में जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर एमपी में हम पढ़ते हैं कि एमपी में एग्रीकल्चर, उसी तरीके से इंडिया का भी पढ़ते हैं आप लोग। इंडिया में एग्रीकल्चर, इंडिया में इंडस्ट्री, ठीक है, इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो ये भी हमारे सिलेबस में देखिए, हालांकि लिखा भी हुआ है यहां पर वित्तीय संस्थाएं, अदरवाइज अगर नहीं भी लिखा होता सिलेबस में तो सर्विस सेक्टर का मतलब ही क्या है कि जितनी भी आईटी कंपनीज है, ई गवर्नेंस है, ई मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हालांकि दूसरी ही लाइन पर लिखा भी हुआ है वित्तीय संस्थाएं लाइक रिजर्व बैंक, कॉमर्शियल बैंक, सेबी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, आगे देखेंगे भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, G20, सार्क तथा आसियान। तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस आप देख सकते हैं यहां पर है। फिर भी इकोनॉमिक्स में आपको कोर इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स। लाइक मॉनेटरी पॉलिसी है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लाइक फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, जो बेसिक से हमारे कॉन्सेप्ट है। लाइक नेशनल इनकम है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, जो कि एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिलेबस हुआ। अब बात करते हैं आखिर हमारी अप्रोच कैसे होना चाहिए, कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़ना है और उन बुक में भी क्या क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको वो एक अप्रोच बताना चाहता हूं कि हमारी अप्रोच कैसे होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो इकोनॉमिक्स है, अगर आप लोग सवाल देखे होंगे अभी तक एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि ज्यादातर क्या होते हैं, फैक्चुअल। लेकिन अब सिलेबस में बदलाव होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जाएंगी। प्रीलिम्स की बात हम कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि मेंस की अपनी एक अलग अप्रोच होती है। मेंस एग्जाम में आपको कैसे लिखना है उन चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में अगर बात करें लमसम मोटे तौर पर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होता है। नेशनल इनकम हो गई, ठीक है। दूसरा जो बड़ा टॉपिक होता है नेशनल इनकम के बाद बैंकिंग है। तीसरा है 5 ईयर प्लानिंग से क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहां पर आपसे पूछा जाता है पॉवर्टी है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट है। जो मेजर टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बैंकिंग है, 5 ईयर प्लान है, ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल पूछे जाते हैं, फिर फिस्कल पॉलिसी से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक्स है जो एमपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स है। और सबसे फेवरेट टॉपिक है स्कीम। हर साल एमपीपीएससी एग्जाम में
स्कीम्स पूछी जाती हैं 2। अगर मान के चलिए 5 सवाल पूछे जाते हैं, इनमें से 2 स्कीम के क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। और ज्यादातर जो प्रोन है, जैसे बैंकिंग है, नेशनल इनकम है, 5 ईयर प्लान है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ये बहुत से टॉपिक है, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक होते हैं वो ये टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो हमारी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अप्रोच ही यही होती है कि भैया सबसे पहले जो आसान चीजें हैं जो पेपर में पूछी गई है और इसके पहले भी पूछी गई है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस है, तो सबसे पहले हम उन चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक एमपीपीएससी में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है भैया। अब आगे बात करते हैं कि आखिर आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से बुक का यूज करना है, ठीक है। तो उन चीजों पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जनरली अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमजोर है तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ना आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी ध्यान देंगे 9th से लेके 12th तक आपको पढ़ना है और केवल वही चीजें पढ़ना है जो सिलेबस में मेंशन्ड है। मतलब उन टॉपिक्स को अननेसेसरी आप मत पढ़िए जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो 9th और 12th पे ध्यान देंगे, मैंने लिख भी दिया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, मेंस में अच्छे से आप लिख पाएंगे, चीजों को लेके आपकी समझ अच्छी होगी। अब अगर बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स की, तो 2 बुक्स हैं, कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एक है टीएमएच की रमेश सिंह, या फिर इससे भी अच्छी एक बुक है नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया। ये स्टैंडर्ड बुक्स है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी तो प्रेफर करना ही है 9th से 12th। और इस चीज का ध्यान देना है कि हर कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपको वही चीज, जैसे आप लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 9th में आपको मिलेगा एक टॉपिक फूड सिक्योरिटी। अब ये टॉपिक डायरेक्टली लिखा नहीं है, पर एमपीपीएससी में ये कई बार पूछा गया टॉपिक है और आगे भी पूछा जाएगा कि फूड सिक्योरिटी के बारे में बताइए। तो ये चीज की समझ आपको कहां से मिलेगी? एनसीईआरटी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो ये तो हुआ आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए, पढ़ने का मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूं। देखिए, हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर सपोज किसी टॉपिक से क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, इजी मतलब फैक्चुअल पूछा जाता है, तो हमें अननेसेसरी अपना नॉलेज वहां पर नहीं खर्च करना, ठीक है। वो नॉलेज हम कहीं और पर किसी और सब्जेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में लगभग 14 से 15 टॉपिक होते हैं और सब अपने आप में अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से पढ़ना है। अगर इकोनॉमिक्स में वो सिंपल क्वेश्चन पूछे आते तो हमें अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड हमें देखना है, PYQ लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे अगर बात करेंगे यूपीएससी, उसकी एक अपनी एक अलग अप्रोच है क्वेश्चंस की, एमपीपीएससी की अपनी एक अलग अप्रोच है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। भले ही सब्जेक्ट एक है, पर पढ़ने की अप्रोच और क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ लगाइए। यहां से आपको एक ट्रेंड मिलेगा कि हाँ, लाइक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, तो PYQ बहुत सारे लगाना है, ठीक है। तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पहले थ्योरी पोर्शन करना है, बेसिक सा, ठीक है। थ्योरी पोर्शन मतलब जो जो सिलेबस में चीजें हैं उसके प्रॉपर आपको पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको रिवाइज करना है। और देखिए, रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पुराना तरीका जो है ना कि अपन ने अपने नोट्स लिए, बस पढ़ लिया, बोला रिवाइज हो गया। दिस इज द रॉन्ग वे टू रिवाइज। रिवाइज करने का केवल एक ही तरीका है, MCQ लगाइए। मतलब आप थ्योरी पढ़िए और उससे संबंधित MCQ लगाइए। अगर MCQ आपसे बन रहे हैं मतलब आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है, बिल्कुल डरिए मत। तो ये आसान तरीका है, कम समय में अच्छा रिवीजन भी हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप मोटिवेटेड रहते हो, कॉन्फिडेंस से भरे रहते हो। तो तरीका क्या है भैया, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, नोट्स बना लीजिए और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है MCQ लगाइए।
जितने एमसीक्यू लगाएंगे, जितने क्वेश्चन आपसे बनेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम को लेके आपकी कमांड उतनी मजबूत होगी। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, फिर रिवाइज करिए, और रिवाइज कैसे करना है? एमसीक्यू के माध्यम से। बातें क्लियर है क्या? और जब एग्जाम आए तो खूब सारे टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है? बातें क्लियर है क्या? चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहां पर कि क्वेश्चन आखिर कैसे पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी में देखेंगे, ये आपका 2023 का पेपर है, एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स का सवाल है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको भी पता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो भारत के 12वें वित्त आयोग कौन थे? सबको पता है, डॉक्टर सी रंगराजन, ठीक है? आगे देखेंगे योजना आयोग। पहले आपको भी पता है प्लानिंग कमीशन चलता था, ठीक है, जो भारत में 5 ईयर प्लान बनाते थे और एग्जीक्यूट भी करते थे। अब प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग आया है। तो वो नीति आयोग कब बना था? सवाल ये पूछा गया। देखिए कितना सरल सा सवाल है। उसने ये भी नहीं पूछा कि आखिर प्लानिंग कमीशन की जगह पर हमने नीति आयोग तो क्यों लाया, या नीति आयोग के कौन कौन से फीचर है, इतना डेप्थ में तो पूछा ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि पूछा नहीं तो हमें पढ़ना नहीं है, एटलीस्ट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, या अपने आप को इतना तो बिल्ड करना है कि कल के दिन अगर वो एक स्टेप आगे पूछता है तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है? फिलहाल एमपीपीएससी का मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं। तो अप्रोच आपकी कैसे होना चाहिए? डेटा बेस्ड होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी में मोर देन 50% डेटा और फैक्ट का खेल है, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो देखिए योजना आयोग के जगह पर एक नई संस्था का गठन हुआ और उसका नाम है नीति आयोग। और सवाल पूछा गया भैया कब हुआ? अब देखिए इसका आंसर है 1 जनवरी 2015। क्या बात है? क्लियर है सभी को? इसका आंसर क्या था? 1 जनवरी 2015। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं कैसे सवाल बनते हैं यहां पर। चलिए तो ये क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? कि भाई मध्य प्रदेश के किस शहर में, अगर आप बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर और अलाइड सेक्टर के लिए, ठीक है, क्लस्टर कहां पर है? तो इसका आंसर होगा भैया भोपाल। चलिए तो ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और उत्पादों के लिए क्लस्टर कहां पर है भैया, ठीक है? तो देख सकते हैं इसका आंसर है भोपाल। इसका आंसर क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ट्रांसफार्मर और इसके जो सहायक उपकरण होते हैं उसको बनाने के लिए क्लस्टर कहां पर है? भोपाल। देखिए लॉजिक भी काम में आता है। अब आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफार्मर मतलब इसका संबंध किससे है भैया? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से है, बिजली से संबंधित है। मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही आंसर लगाना चाहिए, पर एक लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कहां पर है? आपका आंसर होना चाहिए सर बीएचईएल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और बीएचईएल बनाता भी क्या है? स्विच गियर, बॉयलर, ट्रांसफार्मर। तो एक लॉजिक था, आप लोग लगा सकते थे भोपाल, ठीक है, और इसका आंसर भी क्या है? भोपाल ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला सवाल देखेंगे। एक सवाल और था, हाँ ये सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। टांटा मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? यह सवाल पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए जो टांटा मामा आर्थिक कल्याण योजना है, सबसे पहले मैं बता दूं ये जो स्कीम है ये वर्ष 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो 18 से 55 साल के हैं, पहला क्राइटेरिया, और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि वो लोग ट्राइबल कम्युनिटी के होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लोग इनकम टैक्स पेई नहीं है, मतलब ये लोग इनकम टैक्स पेई नहीं है,
इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर जॉब लेस है, इनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों को 1 लाख से लेके 50 लाख, और अगर बात करेंगे थोड़ा सा माइक्रो सेक्टर की, सूक्ष्म उद्योगों की, तो 10,000 से लेके 1 लाख तक का आर्थिक जो मदद है, मदद नहीं बोलना चाहिए, जो क्रेडिट है, जो लोन है, उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। अब ऑप्शन में देख लीजिए भैया, सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस टू बीपीएल कैटेगरीज बेनिफिशियरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये अभी ये तीसरा ऑप्शन इसका सही था, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अब देखिए ऑब्वियसली शेड्यूल ट्राइब है, 18 to 55 है, तो ऑब्वियसली, और तीसरी कंडीशन लिख लेंगे कि भाई वो बीपीएल भी होना चाहिए। ऑब्वियसली बीपीएल ही होगा, अगर इनकम टैक्स पे ही है तो फिर वो बीपीएल की कम्युनिटी में या क्लास में थोड़ी आएंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भैया टांटा मामा जो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम है वो कब आई थी, ये योजना कब शुरू हुई थी, 2022 में। तो ये अच्छा सवाल था। देख सकते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, या फिर योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे यहां पर हमारे जो राउज भोपाल है, राउज एकेडमी भोपाल है, वहां पर बहुत से कोर्सेज चलते हैं। तो देख सकते हैं कौन कौन से हैं, बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है, संकल्प है, अभ्यास है, गति है, ब्रह्मास्त्र है, परीक्षणम है और गुरुकुलम मेंटरशिप। तो ये बहुत से कोर्सेज चलते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा ड्रीम किया है, ऐसा आपने सोचा है कि मुझे भी एमपीपीएससी या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि ये किताब खरीदो, वो सोर्स लो, ठीक है ना। तो इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। सीधी सी बात करें तो प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको यहां पर करवाई जाएगी, ठीक है। एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ की बात यहां पर कर रहे हैं, प्रीलिम्स से लेके, ठीक है ना, और इंटरव्यू तक की यहां पे तैयारी होगी, ठीक है। प्रीलिम्स में सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स प्लस मेंस का पूरा सिलेबस समय के पहले टेस्ट सीरीज के माध्यम से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पर करवाई जाएगी, ठीक है। और एक बार प्रीलिम्स होने के बाद मेंस भी बीच में है भैया, मेंस को मत छोड़िए। तो मेंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग की अलग से क्लासेस होती है कि लाइक आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अभी तक कितने सवाल पूछे गए हैं, किस टॉपिक से, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, आगे आने मतलब आगे कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, उन सभी बातों पर यहां पर लाइव क्लासेस भी होती हैं। और हमारे जो क्लासरूम प्रोग्राम है वहां पर प्रॉपर डिस्कशन होता है क्वेश्चंस को लेके। और फिर अगर आप मेंस में सिलेक्टेड होते हैं तो मॉक इंटरव्यू भी यहां पे करवाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहां पर प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की पूरी व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है भोपाल के राउज एकेडमी में। तो बिना विलंब किए हुए आप हमारे क्लासरूम जो हमारे कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और हमारी जो अपडेट्स है और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लाइक हमारा टेलीग्राम चैनल है, देख सकते हैं राउज एकेडमी भोपाल ऑफिशियल के नाम से, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज होती है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।